है सन वेव। ठीक है, द अमाउंट ऑफ मोशन पजेस्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। या इसी अमाउंट जो हम एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, द क्वांटिटी ऑफ मोशन पजेस्ड बाई एन ऑब्जेक्ट। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके मोशन की क्वांटिटी कितनी है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मोशन। जब वो चल रहा है तो उसकी मोशन का अमाउंट कितना है, उसकी मोशन की क्वांटिटी कितनी है, दैट इज नोन एज द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से चल रहा है। ठीक है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से चल रहा है तो भाई उसकी स्पीड कुछ होगी, वेलोसिटी कुछ होगी, और उस ऑब्जेक्ट का मास भी कुछ होगा। तो उसका मास और उसकी वेलोसिटी मिलाकर जो वैल्यू, जो क्वांटिटी, जो अमाउंट आएगा वही उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन होगी। यानी कि मोमेंटम दो चीजों पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों का प्रोडक्ट को ही मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम को स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। मोमेंटम स्मॉल p इज इक्वल टू m इंटू वी। m इंटू वी क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, उसका कुछ ना कुछ मास होगा। तो मास और उसकी वेलोसिटी को का प्रोडक्ट निकाल लीजिए। जो क्वांटिटी, जो अमाउंट आएगा वही अमाउंट ऑफ मोशन जो है मोमेंटम कहलाएगा उस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। चूंकि इसमें वेलोसिटी है, वेलोसिटी में डायरेक्शन का रोल बहुत बड़ा होता है, और इसी तरह मोमेंटम में भी डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि मोमेंटम की वही डायरेक्शन होगी जो कि ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन होगी, उसके वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वही मोमेंटम की भी डायरेक्शन होगी। हेंस मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट्स एसआई यूनिट इज केजी मीटर पर सेकेंड। ये देखिए, मास की यूनिट होती है किलोग्राम और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों को मिलाकर मोमेंटम की जो यूनिट होगी एसआई यूनिट, वो क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड। भाई मीटर पर सेकेंड को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड इनवर्स। क्यों? क्योंकि देखिए मीटर अपान सेकेंड होता है वेलोसिटी की यूनिट, दोनों पे 1 पावर है, दोनों पे जब 1 पावर, तो इसे देखिए डिनोमिनेटर से जब ऊपर लाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 की जगह -1 हो जाएगा। तो मीटर सेकेंड इनवर्स, यही चीज यहाँ यूज किया गया, मीटर सेकेंड यूनिवर्स, जैसे यहाँ पर बताया है हमने। ठीक है, तो आप चाहे केजी मीटर पर सेकेंड लिखिए, चाहे केजी मीटर सेकेंड यूनिवर्स लिखिए, दोनों बोथ आर राइट। और इसी तरह इसकी सीजीएस यूनिट भी हम निकाल सकते हैं। तो केजी की जगह ग्राम हो गया और मीटर पर सेकेंड की जगह सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया। इट इज द सीजीएस यूनिट। ठीक है, ये यूनिट्स और फार्मूले आपको याद होने चाहिए। तो मोमेंटम की डिफिनीशन हम क्या कहेंगे, द क्वांटिटी ऑफ मोशन पजेस्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट, या द अमाउंट ऑफ मोशन पजेस्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए मोमेंटम का एग्जांपल से समझते हैं। कंसीडर 2 balls A and B, लेट बॉल A बी हैवियर देन द बॉल B। 2 बॉल है, A जो है B से भारी है, मतलब मास M1, A का जो मास है M1 वो B से ज्यादा है, B का मास M2 है। ठीक, सपोज बोथ बॉल्स आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। दोनों बॉल की वेलोसिटी तो सेम है, लेकिन बॉल A की मास ज्यादा है B से। ठीक है, तो द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप बॉल A इज मोर देन द फोर्स रिक्वायर्ड टू बॉल B। क्यों? भाई बॉल A का जो मास अधिक है, बॉल B का मास कम है। ठीक है, वेलोसिटी दोनों की सेम है, लेकिन अगर मोमेंटम निकालें m इंटू वी से, तो m अधिक है A का, तो इसका मोमेंटम ज्यादा आएगा और B का मोमेंटम कम आएगा। तो A वाली बॉल को रोकने के लिए, ये तो हम इनर्शिया से भी सीखे हैं कि जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना अधिक रहता है उसको जो है रोकने के लिए
या उसके स्टेट को चेंज करने के लिए उतना ही ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है। तो द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप बॉल ए इज मोर देन द फोर्स रिक्वायर्ड टू बॉल बी। दिस शोज दैट द हैवियर बॉल हैज मोर क्वांटिटी ऑफ मोशन देन द लाइटर बॉल। इससे समझ में आता है, सीधी सी बात भी है। अभी हम फार्मूला पढ़े हैं, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो m इंटू वी करें तो बॉल ए का मोमेंटम ज़्यादा आएगा, बॉल बी का मोमेंटम कम आएगा, क्योंकि इसका मास अधिक है ना भाई, तो इसका मोमेंटम अधिक आएगा। m1 इंटू वी और m2 इंटू वी कम आएगा। तो जब जाहिर सी बात है कि क्वांटिटी ऑफ मोशन किस बॉल का अधिक होगा, ए बॉल का, और क्वांटिटी ऑफ मोशन बी बॉल का कम होगा। दस मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। इसका मतलब कि जो मोमेंटम होता है किसी ऑब्जेक्ट का, वो सीधे सीधे उसके मास पर डिपेंड करता है। जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम भी उतना ही ज़्यादा होगा, मूविंग ऑब्जेक्ट का। ठीक है, शर्त यह है कि ऑब्जेक्ट मूव करता रहे। तो एक बात तो ये हो गई कि ऑब्जेक्ट का अगर मास ज़्यादा है तो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। देखिए, मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। जिसका मास ज़्यादा है मोमेंटम ज़्यादा होगा। दूसरा केस, नाउ कंसीडर टू बॉल्स ऑफ सेम मास मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज। चलिए अब दो बॉल और कंसीडर करते हैं जिनके मास इस बार सेम है। उस बार दोनों की वेलोसिटी सेम थी, मास अलग अलग था। इस बार क्या है, मास सेम है दोनों बॉल का, लेकिन उनकी वेलोसिटी अलग अलग है। तो द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फास्ट मूविंग बॉल इज मोर देन द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप स्लो मूविंग बॉल। भाई तो जो बॉल बहुत तेजी से आ रही होगी तो उससे रोकने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और जो बॉल धीरे धीरे आ रही है उससे रोकने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी कि जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी, वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो उसका मोमेंटम, क्वांटिटी ऑफ मोशन भी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मास तो सेम है लेकिन वेलोसिटी अलग अलग है। तो जिसकी वेलोसिटी अधिक होगी वो वेलोसिटी इनटू मास, यही तो मोमेंटम का फार्मूला है, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी मोमेंटम की। तो तेज जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसका भी मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन और मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉल, जैसा कि हम फार्मूले में भी देख चुके हैं जो है। तो हमने क्या क्या पाया यहाँ देखिए, तो यहाँ पे मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास था, यहाँ पे मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, यानी जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, और जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसका भी मोमेंटम ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरह से मोमेंटम दो क्वांटिटीज पे डिपेंड ग्राफ ड्रा किया गया है मोमेंटम और वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक साइड वाई एक्सिस पे मोमेंटम, एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी रिप्रेजेंट किए, और कह रहा है कि यदि मास कांस्टेंट हो ऑब्जेक्ट का, किसी ऑब्जेक्ट का अगर मास कांस्टेंट है तो वह उसका मोमेंटम वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। वेलोसिटी जैसे जैसे देखिए बढ़ती जा रही है, मोमेंटम भी बढ़ते जा रहा है। किसी भी पॉइंट पे आप देख लीजिए, वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, मोमेंटम भी वैसे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। अगला एक और ग्राफ देखिए, एक अगला ग्राफ ये देखिए, मास और मोमेंटम के बीच कैसा ग्राफ बनेगा ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी आ जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ग्राफ बिटवीन मोमेंटम एंड मास इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अब यहाँ कह रहा है कि यदि वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो बताइए कि मास और मोमेंटम के बीच कैसा ग्राफ करें। भाई तो हम लोगों ने ये सीखा था कि मोमेंटम डिपेंड्स ऑन मास आल्सो, जैसे जैसे मास अधिक होता जाएगा मोमेंटम भी बढ़ता जाएगा। किसी ऑब्जेक्ट का मास जितना अधिक होगा उसका मोमेंटम भी उतना ही अधिक होगा। कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है और उसका मास अधिक होते जाए, मान लीजिए एक बस है, एक कार है, एक ट्रक है, तो कार का मोमेंटम कम होगा क्योंकि उसकी मास कम है, बस का मोमेंटम उससे अधिक होगा क्योंकि उसका मास अधिक है। उसके बाद ट्रक का मोमेंटम और अधिक होगा क्योंकि ट्रक का जो मास है वो उससे बस से और अधिक है। तो जैसे जैसे मास बढ़ रहा है देख रहे हैं मोमेंटम भी बढ़ते जा रहा है। तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास आल्सो,
जैसा कि अभी हमने ऊपर इसी टॉपिक में पढ़ा कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी। तो अगर कभी ग्राफ ड्रा करने के लिए आ जाए कि मोमेंटम और मास के बीच ग्राफ ड्रा कीजिए, तो ऐसे ही यूनिफॉर्म मोशन का जैसे ग्राफ होता है उसी तरह इसका भी ग्राफ होगा, ठीक है। और अगर मास और मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच का दे तो वहाँ पे इस तरह से यूनिफॉर्म वेलोसिटी का यूनिफॉर्म मोशन का ही ग्राफ इस तरह का हम एक